हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पार्टनरशिप के डेफिनेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट एंड हमारा जो पार्टनरशिप डीड होता है और हमारा जो पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर प्रेजेंट नहीं है हमारे किसी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है और पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लॉस कितना होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे आज ही के वीडियो में जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना है और आई एम डैम श्योर और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे लास्ट तक देखोगे तो आपको पार्टनरशिप की जो बेसिक्स है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाने वाली। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर जो कि हमारा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट आए तो कमेंट कर लीजिए और ये हैंड रिटन जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के रूप में मिल जाने वाली है और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी होगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे पार्टनरशिप के डेफिनेशन की जो हमारी दी हुई है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा जो ईयर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, उसमें क्या दिया हुआ है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि ये सिंपल डेफिनेशन, ये एक लॉ की लैंग्वेज है, इसको आप अगर ज़्यादा दिमाग में न जोर डालिए, सिंपली आप ये समझिए पार्टनरशिप हमारा एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। वो जो एग्रीमेंट वो हमारा रिटन ओरल दोनों हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा एग्रीमेंट है पार्टनरशिप वाला वो रिटर्न होता है इसमें, और क्या नाम से जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो किस लिए होता है? बिजनेस करने के लिए होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है और इसका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट या फिर डूइंग बिजनेस। The act is also explained that persons who have entered into partnership with one another are individually are called partners। यानी कि जो लोग इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, यानी कि जो इंडिविजुअल लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए 3-4 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म्स खोलें, तो ये पार्टनरशिप जो फर्म खोली है इन लोगों ने, तो ये जो पूरे लोगों को हम जब नाम देंगे तो ये सब फर्म कहलाएंगे। और जब हम एक इंडिविजुअल कर लेंगे, इंडिविजुअल एक लोगों का जो 4 लोग हैं इनका जो जब हम कहेंगे तो इनको हम पार्टनर्स कहेंगे, ओवरऑल के को हम क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है? ये होता है एक एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल्स। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि एक एग्रीमेंट होता है, इसमें बिजनेस होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है और पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो एक तरह से अनलिमिटेड होती है कि यानी कि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप में कोई ज़्यादा लॉस हो जाता है तो यहाँ तक कि जो पार्टनर्स हैं उनके जो एसेट्स हैं, उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो तक बेच दी जाएगी, यानी कि उनका घर बार भी बिक जाएगा अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है तो। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड हमारा एग्रीमेंट होता है जिसमें हम पार्टनरशिप एंटर करते हैं। पार्टनरशिप आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर देन 2 partners for determining their mutual contractual relationship and its limitations for better and effective operation of the business। यानी कि बिजनेस को और अच्छे से चलाने के लिए उसकी कुछ रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज और लिमिटेशंस वो सारी चीज़ें डिटरमाइन किससे होती है? हमारी पार्टनरशिप डीड से होती है। वही हमारा पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट भी होता है। It contains rules and conditions for operation of business. It can be registered और unregistered, यानी कि आप इसको पार्टनरशिप जो हमारी बन रही है उसको रजिस्टर भी करवा सकते हो हमारी गवर्नमेंट से और उसको बिना रजिस्टर करवाए भी आप बिजनेस को रन कर सकते हो। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव टू अवॉइड डिस्प्यूट लेटर ऑन, यानी कि ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए जिसकी वजह से अगर नहीं होता है तो आगे चल के हमें दिक्कत, परेशानी या फिर ऐसी कोई चीज़ें फेस ना करनी पड़े। आप लोग कहेंगे, एक डाउट आता है बच्चों के मन में कि अगर रजिस्टर्ड है तो चलो मान लो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ें लीगल है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हमारा जो फर्म है, जो हमारी पार्टनरशिप वो इलीगल नहीं हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पार्टनरशिप एक्ट अगर आप आगे जाके जब पढ़ेंगे अगर कभी भी, तो उसमें ये दिया हुआ है कि पार्टनरशिप आप अनरजिस्टर्ड चला सकते हैं, लेकिन जब आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप को रन करते हो, उसमें बिजनेस करते हैं, तो आपके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। वो रहता तो लीगल बिजनेस है लेकिन थोड़े डिसएडवांटेजेस के साथ में, वो एक अलग चीज़ है, वो लॉ का आ जाता है उसका। जब आप लॉ पढ़ेंगे कभी अपनी लाइफ में तो आप उसको पढ़ सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है हमारा उसमें क्या क्या चीज़ें दी होती हैं?
नेम और एड्रेस, सारे पार्टनर्स का नेम और एड्रेस, जो हमारी फर्म बनी है उसका, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि क्या किस प्रकार का नेचर है, कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं। कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर यानी कि हर एक पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जो पैसा लगा रहा है कैपिटल उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देंगे। ड्राइंग्स कितनी अलाउड है पार्टनर्स को, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होगा उसका रेशियो क्या रहने वाला है, पार्टनर्स को कितनी सैलरी या कमीशन कितना मिलेगा। गुडविल की वैल्यूएशन का क्या तरीका रहने वाला है। सेटलमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ फर्म यानी कि कल को जाके अगर हम पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर ऑफ फर्म उसको कहा जाता है। तो जो पार्टनर का फर्म का जब डिस्क्लोजर होगा तो उसमें सेटलमेंट में कौन क्या चीज़ ले जाएगा, किसको कितना क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें। पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी को आप कैसे वैल्यूएशन करोगे। लेंडिंग एंड बोरोइंग बाय पार्टनर्स यानी कि पार्टनर से अगर कोई लोन ले रहे हो या फिर लोन दे रहे हो तो वो सारी चीज़ें कैसे होने वाली है। अगर नया पार्टनर आ रहा है यानी कि एडमिशन, पुराना पार्टनर जा रहा है यानी कि रिटायरमेंट, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी। पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ रहने वाली हैं। अगर कोई पार्टनर चल बसा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको क्या क्या ड्यूटीज़ देनी है, क्या क्या करना रहेगा। इंश्योरेंस और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्टनरशिप का, आर्बिट्रेशन क्लॉज, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट यानी कि जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, एएस लगेगा, इंडीएस लगेगा या फिर कैसे कैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करे जाएंगे। ऑडिट क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। डिस्प्यूट्स अगर हो जाते हैं कल को चल के तो उसमें कौन क्या करेगा, कैसे होगा उसका ट्रीटमेंट। या फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉज अराइजिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स यानी कि मान लीजिए कोई एक पार्टनर या फिर उससे ज़्यादा का दिवालिया निकल गया यानी कि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में आप क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपकी दी हुई होती हैं पार्टनरशिप डीड में। हालांकि आपके एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बनता भी है और नहीं भी बन सकता है, बट आप हाँ अगर आपको याद करना भी है पार्टनरशिप डीड का तो ऐसे सिंपली मैं बताता हूँ। पार्टनरशिप होता है उसमें कौन होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनका नाम एड्रेस, जो आपकी पार्टनरशिप है वो जो कंपनी है क्या करती है, कहाँ करती है, एड्रेस क्या है, उसका प्लेस क्या है, क्या चीज़ करती है, नेचर क्या है। ठीक, ये सब हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, कैपिटल कितना दे रहे हैं यानी कि पार्टनर कितना कैपिटल दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट क्या होगा। पार्टनर कितना ड्राइंग्स ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या होगा। क्या हो गया, 4 चीज़ ये होगी, 4 चीज़ पहले बताई, 8 चीज़ ये हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस कितना शेयर करोगे, गुडविल कैसे वैल्यू करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे करोगे, ऑडिट क्या करोगे, कोई नया पार्टनर आ रहा है, पुराना पार्टनर जा रहा है, उसका कैसे करोगे। ऐसे ही कर करके 10-15 पॉइंट अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन बाई चांस अगर बन जाता है, वैसे तो बहुत रेयर चांसेस हैं, अगर बाई चांस कोई भरोसा नहीं सीबीएसई बोर्ड का, अगर बन भी जाता है तो भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आंसर फ्रेमिंग का एक तरीका बता रहा हूँ। जब आंसर आपको कम पता हो, नॉलेज है बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो आंसर कैसे फ्रेम करने, मार्क्स कैसे पाने, उसकी एक टिप्स दे रहा हूँ मैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एप्लीकेशन प्रोविजन, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कहीं इसको लिख रहे हैं तो इस पर 3-4 स्टार या फिर 7 स्टार, जितने स्टार हो सकते हैं सारे स्टार बना लीजिए, बिकॉज ये 5 पॉइंट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो आपकी पूरी पार्टनरशिप वाली जो बुक है आपकी, अगर आप डीके गोयल वाली बुक से को सॉल्व करते हैं तो ये 5 पॉइंट्स आपके ऑल थ्रू द बुक में काम आने वाला है। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी पेड 6% पर एनम। एक बात ध्यान दीजिएगा, इधर पास आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी देंगे, फालतू में कोई शौक नहीं है देने का। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो क्या नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड नहीं है तो हम नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ एक चीज़ देंगे पार्टनर्स को, वो है उनका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि जो हमने लोन लिया है पार्टनर से, बाहरी वालों की तो भूल जाओ, उनको तो देना ही देना है। पार्टनर से भी जो लोन लिया है केवल उस पर हम 6% पर एनम देंगे अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा हुआ है कि भैया 10% देना है, 12% देना है, हर एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि 12% पार्टनर ए लोन, तो 12% लिखा हुआ है तो यानी 12% इंटरेस्ट देना है। अगर नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला, तो 6% आंख बंद कर करके लगा देना। सेकेंड पॉइंट, इफ डीड इज साइलेंट यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है।
इफ डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन डॉलोइंग इन ड्राइंग्स टू बी चार्ज, यानी कि ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं आप लोगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे अगर डीड पे नहीं लिखा है तो। इफ डीड इज साइलेंट, नो सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, अगर डीड में नहीं लिखा है कोई सैलरी कोई कमीशन कुछ नहीं दोगे। इफ डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट ले जा रहा है और लॉस हो रहा है तो कोई अकेला एक पार्टनर ले जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर आपको रेशियो नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप सिंपली समझ लेना कि 1:1 का रेशियो होने वाला है। अगर 3-4 पार्टनर है तो यानी कि 1:1:1 जितना है, जितने पार्टनर उतना 1:1:1 आप करते जाएंगे, आपका इक्वल रेशियो वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट्स। हमारे पार्टनरशिप का जो है आपका, उसमें 2 प्रकार के बनते हैं। आपका एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या कहते हैं हमारा? फ्लक्चुएटिंग इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट विच चेंजेस फ्लक्चुएट्स एवरी टाइम व्हेन देयर इज एडिशन इन कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यानी कि फ्लक्चुएटिंग जैसा नाम वैसा काम, फ्लक्चुएट कर रही कैपिटल घट रही है बढ़ रही, जब भी ऐड हो रहा है बढ़ जा रही है, निकल रहा है घट जा रही है, तो यानी फ्लक्चुएट कर रही है, इसको छेड़ा छाड़ी हो रही है इसके साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन all appear on the credit side, interest on drawings appear on the debit side। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारी कैपिटल बढ़ाएगा, जो हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसमें इंक्रीज होगी। प्रॉफिट हमारी कैपिटल बढ़ाएगा, सैलरी हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा, कमीशन हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा। वहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी कैपिटल को घटाएगा, ड्राइंग्स जो हैं हम रीपे कर रहे हैं वो भी हमारी कैपिटल को कम कर देगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, उसका जो परफॉर्मा है, जो उसका फॉर्मेट है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस, जो कि क्रेडिट बैलेंस आपका इस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ गया, तो नेक्स्ट ईयर जब आप बनाएंगे तो इस साइड आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, एडिशनल कैपिटल, मान लीजिए कोई पार्टनर और कैपिटल ऐड कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ड्राइंग्स माइनस हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो जाती है, अगर लॉस हो जा रहा है तो भी ये आपका यहाँ पे आ जाने वाला है, और लास्ट में आपका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये हुआ हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का परफॉर्मा। अब हम बात करते हैं हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अगेन मैं बोलूँगा जैसा नाम वैसा काम, यहाँ पे जो हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहने वाली, वो घटने बढ़ने वाली नहीं है, यानी कि उससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जितनी कैपिटल उतनी रहने देंगे। Fixed capital will always show a credit balance. The original capital invested by the partner remain constant unless additional capital is introduced or permanent withdrawal by an agreement। यानी कि हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो तब तक उसको हम नहीं छेड़ेंगे जब तक उसमें एडिशनल पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं ऐड करता। यानी कि 1 लाख रुपए पहले से मेरा डाला हुआ है और मैं उसमें 1 लाख रुपए और डालूं, तो उससे क्या होगा कि मेरी कैपिटल बढ़ रही है, तो वो हमारा हो जाएगा। अगर मैं परमानेंटली हमेशा के लिए कैपिटल निकाल रहा हूँ कि यानी ड्राइंग्स नहीं है वो मेरी, वो परमानेंटली विड्रॉल है। यहाँ पे आप वर्ड देखना, यहाँ पे विड्रॉल लिखा है, यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं लिखा है। ड्राइंग्स और विड्रॉल दोनों अलग चीज़ है। ड्राइंग्स वो होती कल को मैं वापस कर दूंगा, विड्रॉल वो होता है मैंने निकाल लिया अब मैं नहीं देने वाला हूँ कभी भी तुमको, तो वो सारी चीज़ें होती है। और जो बाकी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, कैपिटल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारा एक अलग से अकाउंट बनता है जो होता है हमारा करेंट अकाउंट, उसमें हमारी ये सारी एडजस्टमेंट होती है। और जो हमारी करेंट अकाउंट होती है उसमें डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस दोनों बैलेंस हमारा दिखा सकता है। फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमारे 2 अकाउंट बनते हैं, पहला हुआ हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरा हुआ हमारा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आया, अगर हमने कैपिटल ऐड करी तो वो आ गया, या फिर परमानेंट विड्रॉल किया वो आ गया, ये हमारा आ गया क्रेडिट बैलेंस। ये हो गया हमारा कैपिटल बैलेंस। वही फ्लक्चुएटिंग में हमारा सिर्फ ये वाला अकाउंट बनता था अगर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड वाले में हमारा ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, 2 अकाउंट बनेंगे। दूसरा क्या हुआ करेंट अकाउंट। अब जो हमने फ्लक्चुएटिंग वाले में जितना हमारा बैलेंस था वो हम लेंगे, पहले पिछला वाला करेंट अकाउंट का बैलेंस लेंगे, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कैपिटल को वो ऐड कर देंगे, सैलरी ऐड कर देंगे, कमीशन ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर देंगे। कोई भी ड्राइंग्स है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, कोई लॉस है उसको हम माइनस कर देंगे, और जो हमारा बैलेंस आया, बैलेंस हमारा क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग भी हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। ये हमारा डिपेंड करेगा कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमने करी हुई है। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसे ओवरव्यू दे दूं तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी कि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम वो सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं, यानी कि
कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपकी, अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए एक तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एप्रोप्रिएशन हुआ, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हुआ यहाँ पे, कि अगर प्रॉफिट बच रहा है तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्रॉफिट नहीं बच रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमारा उसको लिखेंगे। सबसे पहले एंट्री आपकी ये होगी, प्रॉफिट होगा तभी आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद दूसरी पहली एंट्री ये हो गई। दूसरा हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को कैपिटल का इंटरेस्ट दे देंगे। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है फिर उसको दे देंगे। फिर पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, या फिर कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो वो कर दिया जाएगा। और सारी चीज़ें हो गई, उसके पहले जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। कि पार्टनर, मान लीजिए किसी को हमने गारंटी दी हुई कि इस पार्टनर को, कोई पार्टनर बी आ रहा है, उसको हमने गारंटी दी कि 1 लाख रुपए हर महीने जाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 2 लाख आता है, तो सबसे पहले हमें 1 लाख रुपए उस पर्सन को दे देने हैं। फिर जो 1 लाख रुपए बचा उससे वो सारी चीज़ें करनी है, हमें एडजस्टमेंट करने हैं। अगर कुछ बचता है तो फिर उसको हमने, जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम लास्ट में जाके, ये देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तब करेंगे। अगर नहीं बच रहा है तो छोड़ देंगे, यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आएगा उसको बैलेंस लिख देंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन there are certain adjustments related to partnership and for ascertaining net profits to be distributed among all partners। यानी कि ये क्या बता देता है, एक तरह से हमारा नेट प्रॉफिट बता देता है। जितनी सारी एडजस्टमेंट है, जो भी हमें खर्चे करने थे वो सारे खर्चों के पैसे हम निकाल चुके हैं। अब जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो कि पार्टनर्स को मिलेगा, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये डिटरमाइन क्या करता है, द इंडिविजुअल प्रॉफिट्स ऑफ ऑल पार्टनर, यानी कि हर एक सिंगल पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन कर दे रहे हैं। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आ जा रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब उसके बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल आपको लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट प्लस डिवाइडेड बाय 100 से, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपका मंथ आया उसको डिवाइड कर देंगे 12 से। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसी को मैंने ऐसे करके लिख दिया, वो मतलब टाइपिंग में वैसे नहीं आ रहा था, वो एरर हो जा रहा था। ये जो 100 है ये पूरे से नहीं, ये यहाँ पे 100 होगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। पीरियड मंथ में ये यहाँ पे 12 आएगा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इस पे स्टार बना लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आप क्लोजिंग कैपिटल गिवन इंस्टेड ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आपका जो इंटरेस्ट आप कैपिटल पे दोगे वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं दोगे। यानी कि जो आप यहाँ पे मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन आ गया, तो जो ये बैलेंस दिया हुआ है इस पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट है वो इस पे आएगा, ना कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्लोजिंग बैलेंस पे ढूंढने चलोगे, इस पे नहीं आएगा। इस पे हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे। तो वही कह रहे हैं, अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो आपको ड्राइंग्स और शेयर ऑफ लॉस को राइट ऑफ करना होगा। जो राइट ऑफ हुआ है उसको ऐड करना होगा, एडिशनल कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस कर देना होगा, जिससे हमें ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा ऑन सच बैलेंस। और जो ओपनिंग बैलेंस आएगा ऑन सच बैलेंस, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। मुझे पता है कि आपको ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग जो कैपिटल का बैलेंस है उसको हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ऐसे आपको हेडिंग डाल देनी है एग्जाम में। उसके बाद आपको क्या लेना है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल लिया, अब उसमें ऐड करोगे, क्या क्या ऐड करना है। अगर कोई ड्राइंग्स करी है उसको ऐड कर दो, यहाँ पे आपका आ गया ड्राइंग्स करी है उसको ऐड कर दो। कोई लॉस है जिससे आपका कैपिटल जो है वो माइनस हुआ है तो उसको प्लस कर दो, यानी कि यहाँ पे अपोजिट करना है। क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कोई चीज़ अगर आपकी माइनस कर रही है आपके कैपिटल को तो उसको ऐड कर दो, कोई चीज़ ऐड कर रही है तो उसको माइनस कर दो। ऐड क्या क्या करोगे, ड्राइंग्स क्या होता है, हमारी कैपिटल कम होती है तो उसको ऐड कर दो वापस। शेयर ऑफ लॉस, यानी लॉस से क्या होता है, कैपिटल कम होती है तो उसको दोबारा ऐड कर दो। अब उसमें माइनस क्या करेंगे, अगर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी यानी कि कैपिटल बढ़ाई है तो उसको माइनस कर दो। अगर कोई प्रॉफिट मिला है जिससे अगेन हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो उसको भी माइनस कर दो। और जब ये चारों एडजस्टमेंट आप कर दोगे तो लास्ट में आपका आ जाएगा कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। अब इसी ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या नाम से कैलकुलेट कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को पूरा कर लोगे और आपको फुल मार्क्स आराम से मिल जाने वाले हैं।
इसीलिए मैं कहा था कि लास्ट तक वीडियो को देखना, बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज बीच बीच में मिलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे दो केसेस होते हैं, केस नंबर ए होगा और केस नंबर बी होगा। केस नंबर ए में भी 3 पार्ट, केस नंबर बी में भी 3 पार्ट। ए क्या कहता है, when equal amount was withdrawn at regular intervals every month, यानी कि रेगुलर इंटरवल में हर महीने हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है, जब हमारी जो ड्राइंग्स है वो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की शुरुआत में हमारी जो ड्राइंग्स है वो हो जा रही है, तो उसमें हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें टोटल ड्राइंग्स लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना है उसके रेट से, मल्टीप्लाई कर देना है 6.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसको ऐसे लिखना है, जैसे ये ड्राइंग्स हो गई, मल्टीप्लाइड बाई रेट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 6.5 और होल डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12। ये चीज़ आपको ऐसे लिखनी है। वो तो टाइपिंग में मेरे नहीं आ पा रहा था, तो इस वजह से मैंने एक लाइन में लिखा है, लेकिन आपको ऐसे डिटेल में ऐसे लिखना है, यानी कि जो ये डिवाइड है, ये डिवाइड पूरा होल को डिवाइड कर रही है, ये चीज़ नीचे अलग रहेगी डिनोमिनेटर में, ये पूरा न्यूमरेटर अलग रहेगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई ना करने चल जाना। देन अगर जो हमारी ड्राइंग्स है वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि स्टार्टिंग में 1 तारीख को हो जा रहा है, ये 15 तारीख को हो जा रहा है, तो उसमें क्या हम करेंगे, उसमें हमारा जो ये मंथ है इसको यहाँ पे हम 6 कर देंगे। ये मंथ का होता है जो 6 मंथ से, इसको यहाँ पे 6 कर देंगे। वहीं पे अगर हमारा एंड में, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ द मंथ है उस तारीख को हमारा अगर ड्राइंग्स हो रहा है, तो वहाँ पे टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5.5 कर देंगे और होल डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि ये 6.5, 6, 5 पॉइंट, इसका लॉजिक क्या है? तो इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी जो मेरे डिटेल लेक्चर्स है उसमें मैं समझा चुका हूँ। ये 1 शॉर्ट रिवीजन है, आपके एग्जाम्स आने वाले, तो अभी लॉजिक समझोगे तो 1 घंटा इसके लॉजिक समझने में ही चला जाएगा पूरा पूरा, और आपका चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इस वजह से अभी के लिए लॉजिक को रखो साइड में, समझना है तो बाद में समझ लेना, अभी टाइम कम है, तो इसको रटना चाहो रट लो, समझना चाहो समझ लो। केस भी क्या आता है हमारा? केस भी आता है जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है क्वार्टरली, उसमें क्या था मंथली बेसिस पे, इसमें क्या है क्वार्टरली बेसिस पे। अब क्या है, अब जब हम क्वार्टर के शुरुआत में कर ले, यानी कि जो क्वार्टर होता है शुरुआती महीने में ही हम कर दे रहे हैं क्वार्टर के, तो उसमें ड्राइंग्स लेनी है, मल्टीप्लाइड बाई रेट करना है। ये वहाँ पे 6.5 था, यहाँ पे 7.5 है, और होल डिवाइडेड बाई 100 में मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा। और जब बीच में कर दे रहे हैं क्वार्टर के, तो वहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई रेट करेंगे, यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, अगर हम मिडिल ऑफ द मंथ कर रहे हैं, सॉरी एंड ऑफ द ईच मंथ, ईच क्वार्टर हो रहा है तो यहाँ पे 4.5 आएगा, मिडिल में हो रहा है तो यहाँ पे हमारे 6 आ जाएगा। इसको कन्फ्यूज़न ना हो तो आप एक बात याद रखना, अगर मंथ की बात हो रही है या फिर क्वार्टर की बात हो रही है, अगर दोनों के जब मिडिल की बात होगी तो मिडिल में 6 आने वाला है हमेशा के लिए। स्टार्टिंग की बात होगी तो मंथ में 6.5 और क्वार्टर में 7.5, ऐसे याद रखना। मंथ छोटा होता है तो वहाँ पे छोटा नंबर 6.5, क्वार्टर बड़ा होता है तो वहाँ पे बड़ा नंबर 7.5। उसी तरीके से एंड की बात हो रही है तो एंड में यहाँ पे जो एंड वाले में 5.5, यानी कि मंथ हमारा मंथ खत्म होते होते बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है 5.5, और इसमें उल्टा हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है कि इन द सेंस कि अपोजिट आपको ले लेना है। एंड में अपोजिट रट लेना है कि मंथ के एंडिंग में 5 क्वार्टर के एंडिंग में 4.5, मिडिल में 6, मंथ के स्टार्टिंग में 6.5, क्वार्टर के स्टार्टिंग पे 7.5, ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सैलरी और कमीशन और रेंट पेड टू अ पार्टनर। इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी? दे आर टू बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट एंड हैंस मस्ट बी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि जो सैलरी और कमीशन है पार्टनर का, या फिर रेंट अगर किसी पार्टनर को देना है, तो ये सारी चीज़ें हम तभी देंगे जब हमारे पास कोई प्रॉफिट होगा, यानी कि केवल हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कमीशंस, एक कमीशन से रिलेटेड आपका एक एडजस्टमेंट दिया होता है, क्वेश्चन में आपके लिखा होता है कि कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर लिखा होगा कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, लिखी हुई दे सकती हैं। तो इसमें आपको कैसे एडजस्टमेंट इसका करना है, जब आपका लिखा रहे कि परसेंटेज दिया हुआ है कमीशन का
ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, यानी कि कमीशन चार्ज करने से पहले के नेट प्रॉफिट का परसेंटेज लेना है। तो उसमें आप क्या लगा होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कमीशन देने से पहले जितना आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो रेट आया है और दोनों को डिवाइड कर देना है 100 से। तो ये आपका आ जाएगा कमीशन, आ जाएगा बिफोर चार्जिंग कमीशन। और अगर आपको दिया है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, यहाँ बिफोर था यहाँ आफ्टर, यानी कमीशन चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट आएगा उसका परसेंटेज लेंगे। तो आप कहोगे भैया अभी तक हमें कमीशन ही नहीं पता है कितना चार्ज होगा, तो जो प्रॉफिट आ रहा है कमीशन चार्ज करने के बाद उसका हम कैसे परसेंटेज ले सकते हैं। तो उसका एक ट्रिक होता है, वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेना है कि कमीशन देने से पहले जो यहाँ पे हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, सेम चीज़ लेनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट से। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज़ रहेगी, बस इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है आपको रेट। जितने रेट आपको कमीशन का रेट है उसी रेट को आपको यहाँ पे 100 में ऐड कर देना है। तो उस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, कमीशन निकल के चला आएगा। अब नेक्स्ट में हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू अ फर्म। अगर जो चीज़ हमारी पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में दिया हुआ था, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ था कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं दी हुई है तो हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना देना है, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म, अगर फर्म को पेज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट एज मेंशन्ड इन द डीड, यानी कि डीड में जो रेट मेंशन है उसमें देना है। बट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ऑन दिस पॉइंट द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज पर सेक्शन 13D ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उस पर आप 6% इंटरेस्ट दोगे जब आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। लेकिन आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे गुडविल वैल्यूएशन का पॉइंट कहाँ है, तो गुडविल वैल्यूएशन मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपको दोबारा देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। और आप कहोगे कहाँ कंप्लीट करवाया, तो आप लोग की सुविधा के लिए जो वीडियो है गुडविल वैल्यूएशन का, वो या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आप कमेंट बॉक्स ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि गुडविल वैल्यूएशन वीडियो लिंक। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप गुडविल वैल्यूएशन जो है उसको आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।